और 1991 का जो दहानू का नोटिफिकेशन है उसमें बस इतना लिखा था कि इंडस्ट्रियल रेड कैटेगरी इंडस्ट्री वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो इसलिए सरकार ने यह निकाला कि पोर्ट इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए अभी हम दहानू में अलाउ कर सकते हैं। तो वो जो जीआर है 2021 का जीआर है, हमने एनजीटी में पहले चैलेंज किया था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने हमारे फेवर में ऑर्डर दिया कि ऐसा नोटिफिकेशन आप कैसे निकाल सकते हैं, और उन्होंने सरकार को कहा कि आप फिर से स्टडी करो कि ऐसा जो पोर्ट का एक्टिविटी है वो इकोलॉजिकली फ्रैजाइल एरिया में अलाउ कर सकते हैं या नहीं। और फिर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने वो मैटर डिस्पोज ऑफ किया। फिर जेएसपी ने वो मैटर चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी वो मैटर पेंडिंग है, जिसमें हमारा स्टैंड ये है कि जो पोर्ट का एक्टिविटी है वो हाईली पॉल्यूटिंग एक्टिविटी है और इसकी इंडस्ट्री की तरह उनको मानना चाहिए। और एक्चुअली सरकार ने कई सारे डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा है कि व्हाट एक्चुअली इंडस्ट्री ही है। तो हमारा स्टैंड ये है कि उनको इंडस्ट्री मानना चाहिए। रेड कैटेगरी इंडस्ट्री है जो हाईली पॉल्यूटिंग एक्टिविटी है, और इसलिए दहानू में जो इकोलॉजिकली फ्रैजाइल एरिया है वहाँ पे अलाउ नहीं कर सकते। तो ये हमारा पहला मैटर जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। हमने भी एनजीटी का ऑर्डर चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हमारा मानना ये था कि एनजीटी को फिर से स्टडी करने के लिए बोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक नीरी करके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्टडी ऑलरेडी था, जिसमें नीरी ने कहा है कि क्योंकि दहानू इकोलॉजिकली फ्रैजाइल एरिया है वहाँ पे बहुत लिमिटेड तरह की एक्टिविटीज अलाउ कर सकते हैं और पोर्ट का एक्टिविटी उसमें नहीं पड़ता है। तो हमने कहा कि एनजीटी को ऐसा ऑर्डर देना चाहिए कि अभी ये नीरी का रिपोर्ट ऑलरेडी है और इसके हिसाब से पोर्ट अलाउ नहीं करना चाहिए। तो हमारा अपील और जेएनपीटी का अपील दोनों अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये अपना पहला मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अपना दूसरा मैटर जो पेंडिंग है वो ये दहानू तालुका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी, आपको पता होगा ऐसा अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ने सेटअप किया 1996 में। वो अथॉरिटी को बेसिकली परमिशन देना पड़ता है जब भी कोई एक्टिविटी स्टार्ट होता है दहानू में, उनको परमिशन देना पड़ता है। तो सरकार ने और जेएनपीटी ने डीटीईपीए को परमिशन के लिए एप्लीकेशन दिया कि हमें ये पोर्ट चालू करना है, वहाँ पे हमें परमिशन दे दो। 2023 में डीटीईपीए ने उनको परमिशन दिया। डीटीईपीए के सामने हम लोग गए थे, एनएफएफ और कई सारे सामने हम लोग गए थे, डीटीईपीए के सामने जज के सामने उनको कहा कि ऐसा पॉल्यूटिंग एक्टिविटी वहाँ पे अलाउ नहीं कर सकते हैं। 1999 में एग्जैक्टली सेम तरह की कोर्ट डीटीईपीए ने डिसअलाउ किया। डीटीईपीए ने कहा कि ऐसा कोर्ट अलाउ नहीं कर सकते और वो उन्होंने नीरी की रिपोर्ट के बेसिस पे कहा। तो हमने डीटीईपीए को कहा कि 1999 में आपने ऑलरेडी एग्जैक्टली ऐसा कोर्ट को डिसअलाउ किया, तो अभी आप अलाउ कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि अभी देखो सरकार ने कहा है कि पोर्ट नॉन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है और इसलिए वहाँ पे अलाउ कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे हम अलाउ करेंगे। तो 2023 में डीटीईपीए ने ऐसा आदेश दिया। उसके खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल किया है। हाईकोर्ट में पहले हम लोग गए थे बॉम्बे हाईकोर्ट में। बॉम्बे हाईकोर्ट ने डीटीईपीए के ऑर्डर को कहा कि ये ऑर्डर ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ये ऑर्डर में। फिर उसके खिलाफ हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी वो मैटर का स्टेटस ऐसा है कि जो सरकार का वकील है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक टाइमलाइन दिया है कि टाइमलाइन के हिसाब से अभी हम कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए सोच रहे हैं। वो टाइमलाइन के हिसाब से फरवरी 2026 के पहले कंस्ट्रक्शन का काम चालू नहीं होने वाले हैं, और इसलिए उसकी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया कि अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हम लोग शुरू नहीं कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे इफेक्टिवली टेम्परेरी स्टे है कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी। तो ये बेसिकली अपना स्टेटस है सुप्रीम कोर्ट का जो अपना दो मैटर्स है। और अपना नेक्स्ट डेट 28 अक्टूबर को है, और उसमें ऐसा भी अपडेट है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जेएनपीटी को कहा, जब मैटर चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ने जेएनपीटी को कहा कि आपने 1999 में ऑलरेडी ऐसा प्रोजेक्ट डिसअलाउ किया, ये इकोलॉजिकली फ्रैजाइल एरिया है, वहाँ लोगों का लाइवलीहुड के ऊपर असर होने वाला है, तो आप क्यों नहीं एक
बॉडी को अपॉइंट करके स्टडी करो कि ऐसा एक्टिविटी हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऐसा सजेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया JNPT को, तो JNPT ने फिर से नीरी को ही अपॉइंट किया है ऐसा स्टडी बनाने के लिए। वो स्टडी का एग्जैक्टली स्टेटस क्या है ये हमें उसका जानकारी थोड़ा पता करना पड़ेगा। अभी तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वो रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है, लेकिन अभी मैटर 28 अक्टूबर को है और उस डेट को हमें लग रहा है कि शायद JNPT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और फिर हमें भी अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा ये रिपोर्ट को पढ़ने के लिए और उसका रिस्पॉन्स देने के लिए, और फिर हमें देखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में जाके हमारा स्टैंड क्या रह सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो कोर्ट का केसेस चल रहा है स्टेटस है। त्याचं पूर्ण झाल्याशिवाय दुसऱ्यापणे आपल्या बोलू नये। मी पुन्हा एकदा कोर्टामध्ये जशी शांतता असते, जज बसल्यानंतर वकील आपली बाजू मांडतात आणि मिनाज ने आपको संक्षिप्त में बताया अपना कोर्ट का मैटर के बारे में। मुझे थोड़ा और उससे आगे बढ़ के अपना संगठन के बारे में थोड़ा जोड़ने का है दोनों चीज़, और वो ये है कि एक और चीज़ जो मुद्दा जो रह गया वो हम लोगों ने जो EC उनको मिला है, जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिला है, वो भी हम लोग ने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। EC बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जब हमारा मैटर हाई कोर्ट में चल रहा था तब उन्होंने वो EC लिया और EC के बिना प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सकता है। तो ये टाइम के पीरियड में उन्होंने पूरा उसको कायदे में लाने के वजह से उन्होंने EC के लिए जो एप्लीकेशन किया वो फाइनली अपना जब मैटर चल रहा था वो टाइम पे EC उनको मिला, इसलिए अभी हम लोग ने वो EC को भी अलग से चैलेंज किया है। लेकिन आज का जो मीटिंग है वो हम लोगों ने इसलिए रखा है क्योंकि आपको मालूम है कि 2023 से अपना मैटर कोर्ट्स में चालू है और 2023 से बहुत कुछ जो आपके एरिया में आपके ज़मीन के ऊपर फिशर फोक के ऊपर बहुत कुछ चल रहा है, आपस में चर्चा, और सही में जो माहिती शायद आप लोगों के पास माहिती नहीं है, इसके वजह से थोड़ा हलचल भी है। और इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आज के मीटिंग में हम आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे कोर्ट में क्या चल रहा है और अपना आगे का लड़ाई कैसे होना चाहिए। आज हमने सोचा था और बहुत को लोग आएंगे, अफसोस ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो भी इधर बातचीत चल रहा है वो शायद लोगों तक हम लोग पहुँचाने का कोशिश करना चाहिए। तो पहला बात ये है कि अपना कोर्ट का लड़ाई 2023 से चल रहा है और जैसे मिनाज ने बताया 2023 से हम लोग DTPA में गए, DTPA के सामने उधर बहुत कुछ झगड़ा हुआ और जो अथॉरिटी है उन्होंने जिस तरीके से उधर काम किया वो अभी डिटेल में बताने के लिए अपने पास टाइम नहीं है, लेकिन उनके जो कमेटी जो मेंबर थे और जो कमेटी के लोग उनका विरोध कर रहे थे, वो जो दो मेन जो लोग थे उनको उन्होंने बीच में जब अपना हियरिंग चालू था वो दोनों लोगों को निकाल दिया। वो दोनों लोगों को निकालने के बाद हमको अलग से हाई कोर्ट में जाना पड़ा उसका विरोध करने के लिए। और फिर जो DTPA के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने खुद तय किया कि ये जो एप्लीकेशन है JNPT का वो बराबर है और वो उन्होंने मान्य किया बिना कमेटी के लोगों को साथ में लेते हुए, और अपना जो विरोध था उसका कुछ भी ऑर्डर के अंदर जिक्र है, एक शब्द का जिक्र नहीं है। इसलिए हम लोग हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में भी वैसा ही हुआ, उन्होंने बीच में जो EC लाने का था वो EC लाया और बाद में उसको कायदे में डालने का कोशिश किया और अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं। सवाल 3 चीज़ का है। एक है कि जो फिशर फोक जो है उनके ऊपर क्या अन्याय हो रहा है वो भी आपको मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहती हूँ क्योंकि ये हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। और वो ये है कि जो कोर्ट के जो अधिकारी हैं वो भी मान्य कर रहे हैं, उनकी जो योजना है उसके अंदर भी है कि पूरा का पूरा जो फिशिंग एरिया है वो पूरा का पूरा रद्द होने वाला है या उसका डिस्ट्रक्शन होने वाला है। और ये बात हम लोगों को समझने का कोशिश करना चाहिए क्योंकि उनके जो रिपोर्ट है, जो JNPT के LPA का जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बोला है कि हाँ जहाँ पे फिशिंग एरियाज है उसका तो नाश होने वाला है,
लेकिन हम ऑल्टरनेट जगह देंगे फिशिंग एरिया का जोन फिक्स करने के लिए हम एक अलग सा एरिया देने वाले हैं और वहाँ पे लोग फिशिंग करेंगे। मतलब ये कितना हंसी वाला बात है कि एक फिशिंग ऑल्टरनेटिव जगह देने वाले हैं, तो फिर वो उनको पहले से ही तय करना चाहिए था कि ये फिशिंग एरिया किधर है, किधर फिशिंग करने वाले हैं, लेकिन उसका कुछ भी जिक्र नहीं है। सेकंड बात ये है कि उन्होंने बोला है कि हम फिशिंग के जो लोग हैं उनको हम कॉम्पनसेशन देने वाले हैं। अभी कॉम्पनसेशन देने वाले हैं, उसके ऊपर भी बहुत हलचल हो गया। लोगों का कहना है ठीक है हम कॉम्पनसेशन लेंगे, लेकिन हम लोग यही आपको बोलना चाहते हैं कि ये कॉम्पनसेशन का जो बात है उसके बारे में कुछ भी योजना में कुछ बात नहीं है। कॉम्पनसेशन कितना होने वाला है, कैसे होने वाला है, और जो कॉम्पनसेशन का जो उन्होंने जो फिक्स किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख होने वाला है। मतलब जो पूरा का पूरा आपका फिशिंग एरिया जा रहा है, लेकिन उसमें आपको सिर्फ 6 लाख का मिलने वाला है। पूरा आपका ज़िंदगी भर वो 6 लाख होने वाला है। तो सवाल हमारा इतना ही है कि ये हमको कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए। हमारा जो जगह है, हमारा जो फिशिंग एरिया है, वही हमको मिलना चाहिए। और उसके लिए एक जो मुद्दा, मेन जो मुद्दा जिसके ऊपर हम लोग ने चैलेंज किया है वो ये है कि हमको कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए। हमारा जो फिशिंग एरिया वो वैसा का वैसा रहना चाहिए। ये बात के ऊपर आपको मान्य है या नहीं? क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत हलचल चल रहा है और हमको समझना चाहिए कि जो लोग कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं वो कितना भयानक चीज़ है। क्योंकि आप 6 लाख के लिए, 2 लाख के लिए पूरा अपना ज़िंदगी भर का सत्यानाश करने वाले हो। एक ये बात है। दूसरी बात है कि जहाँ पे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जिसको बोलते हैं कि जब कोई भी प्रोजेक्ट बनता है उसके पहले एक पूरा जो समाज में जो भी जिन लोगों के ऊपर असर होने वाला है उसका जांच होना चाहिए, उसका स्टडी होना चाहिए, कितने लोगों का उसका असर होने वाला है, कितने फैमिलीज है वगैरह वगैरह, उसका पूरा डिटेल एक स्टडी होना चाहिए। लेकिन अभी तक ये ऐसा है डिटेल में कोई भी स्टडी हुआ नहीं है। उल्टा क्या हो रहा है कि आपको मालूम है जिनका जमीन जा रहा है उसके बारे में एक फॉर्म बांटा गया है, और वो फॉर्म बांटने के बारे में आपने देखा होगा वो फॉर्म क्या है। वो फॉर्म बेसिकली पूरा जो आपके जो फैमिली मेम्बर है वो कितने लोग हैं, आप क्या व्यवसाय करते हो, किधर करते हो, आपको कितना पैसा मिलता है, आपका बैंक अकाउंट क्या है वगैरह वगैरह, वो डिटेल जो है वो डिटेल जो फॉर्म है वो किसके लिए बांटा जा रहा है, जिन लोगों का ज़मीन जा रहा है उसके बारे में। फिशर फोक नहीं, फिशर फोक है, ओके सॉरी, वो फिशर फोक के लिए है। तो आप लोगों के पास ये फॉर्म आया है क्या? आप हाथ ऊपर कीजिए। आया है? तो एक बात ये है कि हम लोगों को फॉर्म का सवाल नहीं है, ये फॉर्म हमारे पास आना चाहिए और हम भरना चाहिए, ये बात नहीं है। ये काम सरकार का काम है, और ये सरकार का काम क्या है कि पूरा जो माहिती है लोगों का माहिती वो एक कोई इंडिपेंडेंट संस्था इसको जमा करना चाहिए और उसका स्टडी करना चाहिए। तो ताकि जो फैमिलीज़ है, कितने फैमिलीज़ है, कितने लोग हैं, वो सरकार करना चाहिए। हम लोग हमारा डिटेल जो देने का है वो अलग से हम लोग देंगे, लेकिन पहला वो स्टडी सरकार की तरफ से आना चाहिए। ये पहला मुद्दा है, और ये मुद्दा हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया है कि उसका स्टडी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टडी होना चाहिए। वो अभी तक सरकार ने किया नहीं है, और ये प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले ये स्टडी होना चाहिए। अभी सवाल ये है कि फॉर्म देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हमारा इतना ही मत है कि अभी जब सरकार ने ये स्टडी किया नहीं है तो ये फॉर्म देने का क्या ज़रूरत है, और ये फॉर्म अभी भरने, ये भी बात हम लोगों तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि बहुत ये मीटिंग हम लोग ने इसलिए अर्जेंटली लिया क्योंकि हमने सुना लोग फॉर्म भर रहे हैं और कॉम्पनसेशन ले रहे हैं। तो हमारा विरोध इसके बारे में है, क्योंकि ये बात अगर सरकार, प्रॉब्लम क्या है ये हम लोग समझना चाहिए कि जब मैटर कोर्ट में चल रहा है और अगर कोर्ट में मैटर हमारा कमज़ोर है तो हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे लोग अपना पैसा भरना शुरू करो और फॉर्म भरना, लेकिन हमारा मैटर कमज़ोर नहीं है। आपको मिनाज ने बताया जो स्टे ऑर्डर है हमारे पास, वो स्टे ऑर्डर
अक्टूबर महीने तक का है और उसके बाद मैं आपको पढ़ के बताती हूँ क्या डेट्स वो उन्होंने दिया है। लैंड एक्विजिशन पहला शुरू होएगा। लैंड एक्विजिशन जिनका ज़मीन जा रहा है वो रोड की वजह से, रेलवे की वजह से, और जो उधर साइट होने वाला है, साइट ऑफिस होने वाला है, उनका साइट ऑफिस, उधर भी कुछ ज़मीन जाने वाला है। तो वो जो लैंड एक्विजिशन का जो सवाल है वो पहला शुरू होएगा और 26 में ख़त्म होगा। आप ये डेट समझ के ले लो, तो वो 26 में ख़त्म होगा। अभी जो लैंड एक्विजिशन का जो सवाल है वो हम लोगों ने, कुछ लोगों ने उसको चैलेंज किया है और आपसे मैं विनती करती हूँ कि जो लोग का लैंड जा रहा है और उसके बारे में आपको विरोध करना है, वो प्लीज़ आप लोग, जो भी आपके संगठन के लोग हैं, उनसे आप बात कीजिए, क्योंकि जिन लोगों का ऑर्डर आया है, जो ब्रायन आपको बताएंगे, वो एक एप्लीकेशन ब्रायन ने किया और वो लैंड एक्विजिशन जिनका जा रहा था उसको चैलेंज किया। कौन से मुद्दे पे चैलेंज किया वो मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी, लेकिन वो ऑर्डर अपने खिलाफ गया, उसको भी हम चैलेंज करने वाले हैं। तो जो लोगों का ज़मीन जा रहा है और आप लोग चाहते हो कि ये ज़मीन नहीं जाना चाहिए, उसका हम लोगों को आगे अलग से कार्रवाई करना चाहिए और करने के लिए बहुत सारा मुद्दा है। तो एक मुद्दा ये है जो मैं अभी बताती हूँ, शायद ब्रायन भी बताएंगे। एक मुद्दा ये है ज़मीन के बारे में, और फिर मैं दूसरा जो डेट्स है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ज़मीन के बारे में एक मुद्दा है कि जिन लोगों का जगह जा रहा है लैंड रोड की वजह से, बराबर, रोड की वजह से कुछ लोग हैं इधर मीटिंग में जिनका ज़मीन जा रहा है, वो रोड कैसे जा रहा है, उन्होंने क्या नोटिस दिया है, नेशनल हाईवे के अंदर जो प्रोसीजर है उसके अंदर उन्होंने नोटिस इश्यू किया है। अभी नेशनल हाईवे के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि नेशनल हाईवे के अंदर कुछ भी कॉम्पनसेशन, ज़्यादा कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है। वो क्योंकि ये लैंड एक्विजिशन कायदा जो है उसके अंदर न जाते हुए वो नेशनल हाईवे के अंदर गए हैं जहाँ पर ज़्यादा कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है। अभी लोगों को लगता है कि हमको जो पैसा मिल रहा है वो ले लो, ये बिल्कुल गलत बात है। अभी भी आपके पास टाइम है उसका विरोध करने के लिए, क्योंकि हमारा मुद्दा एक मुद्दा ये है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट जिसके अंदर 10 गुना कॉम्पनसेशन है और वो प्रोजेक्ट का विरोध भी हम लोग कर रहे हैं। पहला मुद्दा ये है कि हम प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, कॉम्पनसेशन का सवाल आता ही नहीं है, लेकिन लैंड एक्विजिशन का अगर ऑर्डर अपने पास आया है तो हमको विरोध करना पड़ेगा। कौन से मुद्दे पे करना है वो अलग बात है, अभी यहाँ पे हम लोग बात नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि लैंड एक्विजिशन में बहुत सारे ट्राइबल विलेजेस भी है, शायद 6 या 7 विलेज गांव हैं जो पीसा के अंदर आते हैं, और वो पीसा के अंदर एक मुख्य बात ये है कि ग्राम सभा का कंसेंट लेना चाहिए, और वो ग्राम सभा का कंसेंट अभी तक लिया नहीं है। जो पहला ग्राम सभा का मीटिंग हुआ उसमें लोगों ने विरोध किया, और वो विरोध करने के बाद प्रोसीजर ऐसा है कि कलेक्टर वापस से ग्राम सभा लेने को बोलेगा और वापस से ग्राम सभा का मीटिंग होना चाहिए और उसमें कंसेंट देना चाहिए। लेकिन अभी तक ये जो दूसरा जो मीटिंग है वो अभी तक कोई भी गांव में नहीं हुआ है। ये बात बराबर है, ग्राम सभा का जो लोग हैं इधर, तो ग्राम सभा का कंसेंट ही नहीं हुआ है तो सवाल ही नहीं आता है लैंड एक्विजिशन का। ये बात हम लोग क्लियरली बात में ध्यान में रखना चाहिए कि लैंड एक्विजिशन लेने का सवाल ही नहीं है जब तक ये ग्राम सभा का प्रोसीजर नहीं होता है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि जो लोग ट्राइबल विलेजेस में हैं उधर लोगों ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर क्लेम्स फाइल किया है। आपको मालूम है या नहीं? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर क्लेम्स फाइल किया है, और वो कायदे के अंदर एक कायदा ऐसा है कि जब तक ये क्लेम्स ख़त्म नहीं होता है तब तक कोई भी किसी को भी उधर से निकाल नहीं सकते हैं। ये तीसरी बात है। और फाइनली मुझे इतना ही बोलना है कि लैंड एक्विजिशन के लोग जो भी इधर है, आप लोग मेहरबानी से
इतना निराश होने का ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे प्रचार चल रहा है सरकार की तरफ से कि हम सबको निकालेंगे, जो लोग कॉम्पनसेशन नहीं लेगा उनको एक नया पैसा नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। और उनको बराबर मालूम है कि कोर्ट के अंदर मैटर है, कोर्ट फाइनली तय करेगा लैंड एक्विजिशन का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, प्रोजेक्ट बराबर है या नहीं है, वो कोर्ट फाइनल तय करने वाला है। और लास्ट में मुझे ये मुद्दा आपको टाइमलाइन का बोलने का था कि लैंड एक्विजिशन का जो पूरा प्रोसीजर है वो 26 में ख़त्म होना चाहिए, तो अभी तक आधा भी ख़त्म हुआ नहीं है। दूसरी बात है कि जो रोड का जो काम है, रोड में जो काम शुरू हो रहा है वो दिसंबर 25 तक शुरू नहीं होगा, ऐसा उनके डॉक्यूमेंट में दिया गया है। तो दिसंबर 25 तक वो रोड का काम शुरू नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर आप लोग ध्यान में रखना चाहिए। अगर रोड का काम शुरू होता है तो उधर हम लोगों को विरोध करना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी बात है, जो शोर रिक्लेमेशन का काम शुरू होने वाला है, उन्होंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट दिया है कुछ प्राइवेट पार्टी को, और वो साइट सर्वे शुरू हुआ है। कुछ लोगों ने उसका विरोध किया और वो कुछ सर्वे ऑलरेडी कंप्लीट हुआ है। ये भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सर्वे का काम शुरू उन्होंने बोला है जुलाई में शुरू होगा, लेकिन जब तक लैंड एक्विजिशन का सवाल हल नहीं होता है तब तक वो शुरू नहीं होना चाहिए। और फाइनली जो कमेंसमेंट काम है, मतलब ये जो शोर रिक्लेमेशन का जो काम है वो दिसंबर 25 तक शुरू नहीं होना चाहिए। तो अपना सवाल ये है, जो हम लोग कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में भी हमने अर्जी किया है कि ये सब जो ऑर्डर उन्होंने पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो भी ये चार्ट के अंदर जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड के अंदर कुछ भी काम शुरू नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने शुरू किया है। और हम अपने लोग जो है उन्होंने कुछ विरोध भी किया, जहाँ पे वो ड्रेजिंग का काम शुरू हुआ था वो भी काम आप लोगों ने रोका, बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग कोई बेकायदेशीर काम नहीं कर रहे हो, कोर्ट का ऑर्डर है कि ये स्टे होना चाहिए और वो स्टे हम लोग उसको निभाना चाहिए। और उसके लिए सिर्फ कोर्ट में जाना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने को ग्राउंड लेवल के ऊपर भी हमारा जो संगठन है वो मजबूत करना चाहिए। विरोध करने के लिए जो आप कायदे के अंदर जो कर रहे हो वो हम लोग आपको बताएंगे क्या कायदे के अंदर है क्या नहीं है, और उसके आगे हमें बढ़ना चाहिए। थैंक यू। मी नरेंद्र भास्कर पाटील, वाढवण. मॅडम, वी आर प्राऊड ऑफ यू दॅट यू आर फायटिंग विथ. हॅलो. हां मॅडम, धन्यवाद. तुम्ही आमच्या वतीने या 10 वर्षापासून हे करते. आता तुम्ही सर्व हिंदी में बोलतो यू कॅन. हां ठीक आहे. तुम्ही आमच्यासाठी हे करताय, संघर्ष करताय, कोर्टात केस हे करायची आहे. तर आमचा मुद्दा हा आहे का कोर्टाने स्थगिती जी दिलेली आहे त्याच्यात आता काय होते, तुम्ही बोलल्याप्रमाणे आधी ड्रोन सर्वे झाले आणि सर्वात केंद्रबिंदू आम्ही आहे. तर 7 वाजतापासून का 5 वाजतापासून त्या समुद्रावर पोरं असतात, तेव्हा ते ड्रोन सर्वेसुद्धा आम्ही म्हणजे प्रत्येक वेळेस एक फोन केला का व्हॉट्सअपवरती आम्ही हे होतो. हॅलो. प्रत्येक अलर्ट झाल्यानंतर ताबडतोब तिकडे 50-100 माणसं जमा होतात आणि त्यांना काय ते दाखवून देतात. पत्रकार लोकांनी पण हे पाहिलेलं आहे सर्व. मग आत्ता पण परवा दिवशी पण असं एक आले, कुठून चेन्नईवरून माणसं येतात, कुठून हैदराबादवरून येतात, कुठून हे येतात. मग आमच्या जे युवा जे धावत जातात पोरं तिकडे, तर जर त्यांनी काय आतापर्यंत काय फोडतोड तो केलेली नाही मिळत कधी, पण कधी ते झालं तर आपण कायद्याच्या दृष्टीने ते सक्षम आहेत का. पहला बात है, अगर आप लोग ताकत से जाओगे और बोलोगे ये कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर हमने सबको दिया है, जो आपके कमेटी के लोग हैं वो कोर्ट का ऑर्डर लेकर उनको दिखाना चाहिए कि ये कोर्ट का ऑर्डर है। और उसके बाद भी अगर पुलिस आकर आपको उठाने का कोशिश करते हैं या केस फाइल करते हैं आपके खिलाफ, तो आप लोग तुरंत आपके कमेटी के लोगों को बोलना चाहिए और वो हमको बताएंगे फिर आगे क्या करना चाहिए। पुलिस के बारे में आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर कायदे में बराबर है तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन ये डराने का काम जो है, जो पुलिस को बार बार JNPA जो अथॉरिटीज़ है वो बार बार पुलिस को लेटर लिखेंगे और धमकियाँ देंगे, तो उसका भी जवाब हम देना चाहिए। सिर्फ कायदे से नहीं होता। वो मैं वकील होने के नाते मैं बोल रही हूँ आपको, तो इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आपको डरना नहीं चाहिए। इतना ही है कि हम इतना जवाबदारी हम लोग लेना चाहते हैं और आपको बोलना भी चाहते हैं कि यहाँ पे अगर कुछ भी होता है आप हमको बताइए और फिर आगे क्या कार्रवाई करना है वो हम लोग करेंगे। ये जो ड्रोन का जो बात है वो भी फॉलो अप किया है। वो मिनाज बताएगी, एक लेटर भी लिखा है ड्रोन के बारे में, और शायद वो बंद हुआ है या नहीं वो मुझे मालूम नहीं। ड्रोन का काम बंद हुआ है, हाँ। तो इसके वजह से IA निकाला है और IA के अंदर ये सब डिटेल में दिया है कि एक ड्रोन का काम और जो ड्रेजिंग का काम है, वो ड्रेजिंग का काम भी शुरू उन्होंने बीच में बंद किया है और अभी शुरू किया या नहीं वो मुझे मालूम नहीं है। तो अगर शुरू किया है तो वो भी हम लोग फॉलो अप करेंगे और क्या करना चाहिए। बिना वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और उन्होंने सर्वे के बारे में कुछ स्पेसिफिकली नहीं लिखा है। उन्होंने बस ऐसा लिखा है कि ये अपना टाइमलाइन है जिसके हिसाब से हम काम शुरू करने वाले हैं। तो सर्वे का जो इशू है, जब ये लोग सर्वे करने के लिए आते हैं, एक्चुअली उस टाइम पे डिपेंड होता है कि किस तरह का सर्वे। समझो उन्होंने ये ड्रोन का सर्वे जब शुरू किया तब हमें पता चला, हमने उन लोगों को पूछा कि ये किस बेसिस पे आप क्लेम कर रहे हैं। तब उन्होंने अपने को एक लेटर दिया। JNPT ने जो कॉन्ट्रैक्टर है ITDC, उनको ऐसा खत लिखा कि हमें नियरशॉ भराई का काम शुरू करना है। ये लेटर के 1 महीने के बाद आप ये भराई का काम शुरू कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने JNPT ने स्टेटमेंट दिया कि हम अभी कुछ काम शुरू नहीं करने वाले। तो इसलिए तब हमने उनको लेटर लिखा कि आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, फिर आप ये कॉन्ट्रैक्टर को कैसे बोल सकते हैं कि भराई का काम शुरू कर सकते हैं। तो डिपेंड होता है कि सर्वे किस तरह का सर्वे हो रहा है, किस वजह से सर्वे हो रहा है, किस बेसिस पे सर्वे हो रहा है। सिर्फ सर्वे का काम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो सर्वे कर सकते हैं, लेकिन किस तरह का सर्वे हो रहा है, कुछ पॉल्यूशन हो रहा है वो सर्वे की वजह से, सब लोगों को डीप सी जो सर्वे कर रहा है, कुछ ड्रेनेज का काम चल रहा था सर्वे के टाइम पे, तो उस तरह का सर्वे है। तो फिर हम उनको बता सकते हैं कि आपने कहा कि आप कुछ काम शुरू नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर सिर्फ ऐसा कुछ सर्वे की वजह से जो इंफॉर्मेशन वो लोग मांग रहे हैं, वो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सुप्रीम कोर्ट का कुछ स्टे नहीं है उसके ऊपर। इसलिए बस वो क्लैरिफाई करना था कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है वो काम के ऊपर है, ताकि वहाँ पे कुछ पॉल्यूशन का कुछ काम शुरू नहीं होना चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल हियरिंग नहीं होता है। बस वो क्लैरिफिकेशन। त्यामुळे पाटील साहेब नरेंद्र पाटील जो प्रश्न विचारला होता की जर का अशा पद्धतीचं सर्वे आपण थांबवले आणि त्यावेळेला पोलिसांमार्फत आपल्यावरती काय कारवाई होऊ शकते, हाच प्रश्न होता तुमचा। याच्यामध्ये हा प्रश्नावरती जर का अशा पद्धतीचा जर कोणतंच डॉक्युमेंट आपल्याकडे देत नसतील, आपल्या कंपनीला देत नसतील किंवा आपल्या ग्रामपंचायतीला देत नसतील किंवा आपण मागितल्यानंतर आपण आपल्या त्या ठिकाणी नाही हक्क म्हणून तुम्ही कोणता सर्वे चाललाय हे तुम्ही त्याला देत नसतील, तर आपण तो 100% थांबवला पाहिजे। पण आणि दुसरी गोष्ट, जर का हा त्याला आपण डॉक्युमेंट दिलं त्यानंतर सुद्धा आपण आपल्या वकिलामार्फत ज्या पद्धतीने त्याला एक पत्र पाठवलं त्या पद्धतीने त्याच्या विचार विनिमय करून आणि नंतरच पुढे गेलं पाहिजे। हा त्याच्याबरोबर एक सोल्युशन। तुमचा प्रश्न आता ज्यावेळी आम्ही वैभव वजे पण होते, ज्यावेळी ड्रोनचं होतं तेव्हा, आणि तेव्हा ITDने ते आम्हाला वैभवकडे पण पत्र दिलं की आम्हाला वर्क ऑर्डर दिलेली आहे। आता शासनाने काय चालवलं आहे की आम्हाला सगळ्या परमिशन मिळालेल्या आहेत। त्यांनी आता तो जो रोड आहे म्हणजे वाढवण रोड आहे, त्या रोडपासून मध्ये जाण्याचा रोडचं काम पण आता ते चालू करत आहे। त्याच बाजूला तिकडे भरावाच्या कामासाठी पण त्यांनी सगळ्या उपाययोजना केलेल्या आहेत। त्यांचं म्हणणं असं आहे की आता आम्ही पुढच्या महिन्यापासून हा स्टे उठणार आणि आम्ही काम चालू करणार। म्हणजे त्या लोकांमध्ये असं पसरवलं जाते की काही होऊ शकत नाही, हे काम काही झालं तरी चालू होणार आहे असं। तर आता जी वर्क ऑर्डर दिलेली आहे त्यांना 18 महिन्याची मुदत दिलेली आहे, 18 महिन्यामध्ये ते काम फिनिश करायचं आहे त्यांना, ITD कंपनीला दिलेलं आहे ते।
तर त्या जर आपला ह्यांनी ॲटर्नी जनरलनी ते म्हणतात की स्टे नाही आहे, ते ॲटर्नी जनरल म्हणजे सरकारकडच्या ह्याच्याकडनं लिहून दिलेलं आहे की आम्ही प्रत्यक्षात कोर्टामध्ये केस आहे तिथपर्यंत आम्ही काही काम करणार नाही असं त्यांनी लिहून दिले, असं त्यांचं म्हणणं आहे. बोलते कोर्टाने कोणताही स्टे दिलेला नाही. असं ज्यावेळी आम्ही पोलिसांना अटकाव करतो त्यावेळी पोलीस आम्हाला ह्या गोष्टी सांगतात आणि आमच्यावर दबाव आणला जातो. तर आमचं म्हणणं असं आहे की जर तुम्ही लिहून दिलेलं आहे तर मग ITT कंपनीला तुम्ही वर्क ऑर्डर कशी काढली की काम चालू करा, मग त्याच्यावर आपण ॲक्शन काय घेतली पाहिजे. आणि सरकारकडनं म्हणजे आता उन्मेष वाघ एक IAS अधिकारी आहेत, ते एक चॅरिटेबल ट्रस्टच्या जागेमध्ये येऊन 2 महिने अगोदर भूमिपूजन करतात आणि तिकडे काम चालू होते. त्याच्यावर मी ऑब्जेक्शन घेतलं, मी पत्र टाकलं, तहसीलदारला टाकलं, ग्रामपंचायतीला टाकलं, त्यांच्याकडून पत्र केलं की आमच्याकडनं कोणतीही परमिशन घेतलेली नाही. माझ्या पत्राला उत्तर दिलं आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांना परमिशन दिली बिनशेतीची. म्हणून मी कलेक्टरकडे धर्मादाय आयुक्तांकडे पत्र दिलं. धर्मादाय आयुक्त बोलले की आमच्या परमिशनशिवाय ते काही करू शकत नाही. तरीसुद्धा त्यांनी काम चालू केलेलं आहे. कलेक्टर मॅडमने आता सोमवारची तारीख दिली आहे की 3 वाजता तुम्ही या, आम्ही उत्तर देऊ. मी सांगितलं तुम्ही काय कारवाई करणार ते अगोदर सांगा. म्हणजे सरकारकडनं असं दाखवलं जाते की तुम्ही कोर्टामध्ये भांडा, काही करा, पण हे आम्ही काम करणार. आणि ह्याला दबावाला म्हणजे लोकांच्या मनामध्ये समभ्र तयार झालेला आहे की काही केलं तरी हे काम चालू होणार आहे. रोडचं टेंडर निघालेलं आहे जो 46 किलोमीटरचा आहे तो. त्याच्यानंतर समृद्धीचं काढायचा विचार करतायत. म्हणजे जर सरकारकडनं एका साईडला सामान्य माणूस, सामान्य नागरिक न्यायाच्या अपेक्षेमध्ये राहतो आणि भांडवलदार आहे हे कायदा तोडवण्याचं काम करत आहेत, मग अशावेळी आपण कुठपर्यंत तग धरायचा. हा लोकांमध्ये सगळ्यात मोठा समभ्र आहे. आज मच्छीमार म्हणजे सगळ्यात उद्ध्वस्त होणार आहे, पण आजही ते फॉर्म भरतायत का, भीतीने भरतायत ते. कारण त्यांचा एकाच कोणतरी दुसरा माणूस सांगतो अरे काय होणार नाही, चालू होणार आहे, हे लोक काय करणार नाही. मग माझं म्हणणं असं आहे की जर कोर्ट आहे, कोर्टामध्ये त्यांनी लिहून दिलं आहे, मग ही वर्क ऑर्डर काढूच कशी शकतात. आणि एक IAS अधिकारी एवढा अनलिगल की कुठेतरी येतो आणि रात्रीच्या वेळेत येतो, कधी मच्छीमारांचं समर्थन घेतो, डॅमेकरचं समर्थन घेतो. म्हणजे हा सगळा खेळ मांडलेला आहे. तर त्याच्यावर ठोस असं काहीतरी करायला हवं. नाहीतर मग नरेंद्र भाऊ बोलले तसं की मग आता शेवटी केसेस घ्यायला सुरुवात करायला तोडफोड चालू करावी लागेल. ह्या पद्धतीने करावं लागेल. जसं शक्तीपीठला त्या लोकांनी कलेक्टरला घेराव घातला, त्या ठिय्या घातला, काहीच होऊन नाही दिलं. जर आपण असं ठोस नाही केलं तर मला वाटत नाही की आपण तग धरू. कारण हे सरकार किती केलं तरी हिटलरशाहीचं सरकार आहे आणि हे आपल्याला जसं मुरबे बंदर लादायचा प्रयत्न केला आहे म्हणजे पूर्ण किनारपट्टी जाणार आहे. इकडनं काही मुंबईपासून आहे. लोक किती म्हटलं की विकास त्या 4 लोकांचा होणार आहे, दुसरं कोणाचा होणार नाही. इकडे अंबानीला जागा दिली, तिकडे मँग्रोवची जागा 200 एकर जागा, मँग्रोवची जागा जी आत्ता त्यांना हे केली ती लगेच हे केली. म्हणजे लक्षात ठेवा आपल्यासाठी कायदा आहे, त्या लोकांसाठी कायदा नाही आहे. ह्याच्यावर आपण कसं टिकायचं ह्याचं मार्गदर्शन आपल्याकडनं आम्हाला हवं आहे. आणि जे दगड जमवायचं काम त्याच पद्धतीने स्वतः उन्मेष वाघ येऊन नारळ फोडणं हे संपूर्ण फोटोग्राफ्स आणि ती संपूर्ण माहिती आपण डॉक्युमेंट केलेली आहे आणि ती देखील माहिती आपण सुप्रीम कोर्टासमोर सादर करणार. म्हणजे आता जी तारीख असती तर काल परवाची तरी त्या दिवशी झाली असती, पण आता 28 ऑक्टोबर तारीख आहे त्यामध्ये सादर करण्यात येईल. म्हणजे एक लक्षात ठेवा की आपण ह्या गोष्टी आपण लगेच फटाफट डॉक्युमेंट करतोय, पण जर का काही वेळेला आमच्या निदर्शनात नाही आल्या जर तुमच्या निदर्शनात येत आहे अशा पद्धतीची गोष्ट कृपया ती आमच्या निदर्शनात आणून द्यावी. त्यानुसार आपण पुढे ती गोष्टी आपण पूर्ण करू. स्टेटमेंट है कोर्ट के अंदर जो उन्होंने दिया वो ओरली नहीं बोला, जबानी से नहीं बोला, उन्होंने लिखित करके दिया है डॉक्यूमेंट में. तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये आप लोगों के पास रहना चाहिए, जिसके अंदर जो टाइमलाइन है वो दिया गया है. और उसके अंदर ये भी है कि जो रोड का जो काम है कमेंसमेंट और रोड वर्क ये अक्टूबर-दिसंबर तक नहीं शुरू होएगा. तो अगर उन्होंने काम शुरू किया जैसे मिनाज ने बताया वो आप डॉक्यूमेंट करो कि ये काम शुरू हो रहा है. ये एक बात है. डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि ये बात अभी 28 अक्टूबर को निकलेगा नहीं निकलेगा ये हम बोल नहीं सकते हैं. डेट दिया है कोर्ट ने, लेकिन 28 को निकलेगा ये हम विश्वास से नहीं बोल सकते. शायद नहीं भी निकला तो फिर आगे अपन क्या करना चाहिए. और दूसरी बात यह है कि आपने जो उदाहरण दिया कि
दूसरी जगह पे कुछ आंदोलन हुआ, आप मैं वकील होने के नाते मैं आपको नहीं बोल सकती हूँ क्या करना चाहिए, लेकिन आपको भी उधर थोड़ा तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। अगर समझो कुछ काम गलत काम हो रहा है तो ये हमको उसका विरोध प्रकट करना पड़ेगा। ये विरोध प्रकट करने के बाद ही वो सब पेपर में आएगा, लोगों को मालूम पड़ेगा, सरकार को मालूम पड़ेगा और थोड़ा वो नरम होंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ कोर्ट के ऊपर विश्वास रखेंगे और इधर अपन कुछ नहीं करेंगे तो ये लंबा भी चल सकता है। तो इसलिए ये आप ध्यान में रखें कि ये दोनों साथ साथ में होना चाहिए। जेएनपीटी को अभी लगता है कि उनके ऊपर कोई नहीं है, लेकिन उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अभी है और सुप्रीम कोर्ट का जजेस ऐसे हैं कि उनको अच्छा नहीं लगता है जब कोई उनको कुछ बोलते हैं और उसके बेसिस पे वो ऑर्डर पास करते हैं और फिर वो ऑर्डर का वो बुलंद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमारा प्रयत्न ये है, अभी ये होना चाहिए कि जब भी जेएनपीटी ये ऑर्डर का वायलेशन करते हैं उसको हमें डॉक्यूमेंट करना है। जैसे अभी ये जो ड्रोन का सर्वे का काम चल रहा था, फिर हमें पता चला कि उन्होंने वर्क ऑर्डर इशू किया, तो ऐसे हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और वो सब डॉक्यूमेंट्स हम सुप्रीम कोर्ट के सामने लाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि ऐसा अटॉर्नी जनरल ने स्टेटमेंट दिया जो ऑर्डर में आपने रिकॉर्ड किया और उसकी वजह से आपने फॉर्मली स्टे ऑर्डर पास नहीं किया क्योंकि जेएनपीटी ने आपको खुद से कहा कि हम काम शुरू नहीं करेंगे। तो अगर ये सब हम डॉक्यूमेंट करके सुप्रीम कोर्ट को बता सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, आपका ऑर्डर का अपमान हो रहा है, तो फिर वो कुछ उनके ऊपर कुछ कार्रवाई शुरू करेंगे, आपको बोलेंगे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा प्रयत्न ये रहना चाहिए कि जब भी ऐसा कुछ काम हो रहा है तो हमें डॉक्यूमेंट करें। सर्वे चालू केलेला आहे, त्याच्यामध्ये त्यांचं म्हणणं असं आहे, त्याला मी भेटलो, आपल्याकडे भेटले, त्यांचं म्हणणं असं आहे, म्हणजे मच्छीमारांना हे माहिती असेल की ज्या मच्छीमारांचं नुकसान होणार आहे त्या मच्छीमारांचं आम्ही हे फक्त माहिती गोळा करत आहोत आणि त्यानंतर या संपूर्ण विषयाचा चर्चा करून आणि तुम्हाला नेमकी नुकसान भरपाई किती मिळणार हे आम्ही ठरवणार आणि त्या प्रक्रियेमध्ये तुम्हाला देखील आम्ही समाविष्ट करून घेणार आणि नंतरच सांगणार की बाबा तुम्हाला किती मिळण्याचं करून घ्यायला पाहिजे। परंतु या सर्व गोष्टीच्या आम्ही वकिलांबरोबर चर्चा केली त्यावेळेला अशी माहिती आली की त्यांचं नुकसान भरपाई फिक्स आहे की एवढीच तुम्हाला मिळणार, त्याच्यापेक्षा जास्त मिळणार नाही। असं असताना ते आपल्याला खोटं सांगते की नुकसान भरपाई अजून फिक्स पाहिजे, बरोबर। तर त्यावेळेला अशा पद्धतीची चुकीची माहिती देऊ जर का अशा पद्धतीचे फॉर्म आपण दिशाभूल करून जर का भरून घेत असतील आणि आपला मच्छी आणि हा विशेष म्हणजे ह्या मीटिंगला कलेक्टर ऑफिसमध्ये देखील एक मीटिंग झाली, त्या मीटिंगमध्ये देखील हेच सांगण्यात आलं। आम्ही त्यांच्याकडे तशा पद्धतीचं पत्र मागितलं की ह्या पद्धतीचा सर्वे होणार असेल तर त्या नुकसान भरपाईच्या वेळेला आम्हाला तुम्ही त्याच्यामध्ये सामावून घ्या, त्यावेळेला पण ते हो म्हणाले, पण तशा पद्धतीचं पत्र अजून काही आपल्याला दिलं नाही। ही संपूर्ण फसवणूक आहे, त्याच्याबद्दल तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं। अभी उसमें है ना किसी ने हाथ से हैंड रिटन फॉर्म नहीं भरा है, एक ने भी नहीं भरा है और वो ऐप से वो लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो ये लोग खाली डेटा लेके जाते हैं उनके पास, लाइक आधार कार्ड है, बैंक डिटेल्स है, वो सब उनके पास पड़ा हुआ है और उसी के अंदर वो लोग ने एक कंसेंट ले लिया वो लोग का। ये बहुत गलत बात है, वो जो ये लोग को बैकफायर करने वाला है। कंसेंट में वो लोग ने ऐसा लिखा है कि हम लोग को ये बताया गया है कि जो हम लोग को कंपनसेशन मिलने वाला है वो एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी और BPPL जो डिसाइड करेगा उसके हिसाब से मिलेगा, वी आर अवेयर ऑफ दैट। और उसके नीचे जो स्कैनर है, ऊपर स्कैनर दिया है और नीचे छोटे अक्षर में लिखा है कि इनका जो कंसेंट है वो हम लोग एक बार स्कैन कर लेंगे ना उनके मोबाइल से तो वो कंसेंट मिल गया, इसका इस तरह से समझा जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों का कंसेंट ले चुके हैं वो लोग और अभी यही मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में वो लोग प्रेजेंट करेंगे कि इतने सारे लोगों ने ऑलरेडी ये पॉलिसी को ओके कर दिया है, दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू। तो अभी मुझे लगता है कि जो रॉन्ग तरीके से कंसेंट लिया गया है उसको काउंटर करने के लिए जितने भी लोगों ने फॉर्म भरे हैं तो वो फॉर्म के लिए हम लोग को अगेन से एक दूसरा लिखना पड़ेगा
कि यू हैव टेकन अ रॉन्ग, मतलब हम लोग को पागल बना के आप लोग ने अंधेरे में रख के हमारा कंसेंट लिया है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग को एक फॉर्म जनरेट करना पड़ेगा, और जो बिल्ड एनवायरनमेंट वाला जो ये फॉर्म भरा रहा है वो बंदे का साइन लेना पड़ेगा, और बाद में वो हम लोग को वो कंसेंट इनवैलिड करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ ट्रबल फॉर अस। मैडम आपने जो बताया वो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग उसको बहुत फेस कर रहे हैं। जब भी हम अपोज में जाते हैं ना, तो पुलिस वही क्वेश्चन करती है, आप किसके बेस पे अपोज कर रहे हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स का अगर कॉपी सबको सर्कुलेट हो जाएगा, तो जो भी अपोज कर रहा है वो बहुत इजी वे से अपोज कर सकता है, और उसको परेशानी भी नहीं होगी। थैंक यू फॉर दिस। अभी इसमें लैंड एक्विजिशन का जो मुद्दा है, लैंड एक्विजिशन में रेल अलाइनमेंट भी है और रोड अलाइनमेंट भी दिखाया है, लेकिन दे आर ओनली एप्लीकेटिंग ओनली द NHI एक्ट। तो फिर रेल का जो एक्विजिशन है वो किस बेस पे हो रहा है, या सिर्फ यही एक्ट लगा के लोगों का लैंड लेके उसके अगेंस्ट में उसी पे रेल बिछाएंगे क्या? तो उसका भी एक पॉइंट आउट होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि हम लोग में एक कंफ्यूजन है कि ग्राम सभा का जो रेजोल्यूशन है वो मैंडेटरी है। अगर हम लोग उसको लेते हैं पैसा के अंदर, तो कोई भी एक्टिविटी उधर वो नहीं कर सकता, अपोज है इसके लिए। लेकिन हम लोग को ऐसा किसी ने बताया कि अगर पहला रेजोल्यूशन लिया तो फिर उसको वो साइड बाय करेंगे, फिर वो सभा लगाएंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फिर उसके बाद में अगर वही रेजोल्यूशन सेम टू सेम पारित होता है तो उसके बाद में उसको वो खारिज कर सकते हैं उनके अथॉरिटी में। तो क्या वो सही है? अगर वो सही है तो उसके ऊपर हम लोग को कैसे एक्ट करना है, ग्राम पंचायत के लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि क्या है हम लोग सिर्फ ठहराव लेते रहेंगे और वो बाद में जाके उनके अथॉरिटी में कैंसिल हो जाएगा, तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है। तो उसके ऊपर थोड़ा गाइड कीजिए हम लोगों को, संभ्रम हम लोग को उसी के बारे में है। और जो अप टू दिसंबर वो लैंड एक्विजिशन नहीं कर सकते, उसका भी अगर लिखित में कोई डॉक्यूमेंट्स है उनका अगर प्रे या कुछ भी, तो वो प्लीज सर्कुलेट कीजिए। दूसरा चीज, जो ड्रोन सर्वे हुआ था, तो ड्रोन सर्वे के लिए एक्चुअली वहाँ पे मनाही है, मतलब नो ड्रोन जोन है, नो फ्लाई ड्रोन जोन। तो वहाँ पे जहाँ पे सर्वे हो रहा था वहाँ से करीबन 10 किलोमीटर पे एरियल डिस्टेंस पे BARC और TAPS का प्लांट है, एटॉमिक एनर्जी प्लांट। तो वो जो जहाँ पे सर्वे हो रहा था वहाँ पे ड्रोन के लिए या किसी के लिए वो फ्लाई जोन अलाउ नहीं है। तो वो ड्रोन एक्चुअली वहाँ पे काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्होंने लीगली परमिशन नहीं ली और वो ड्रोन बार बार वापिस आ रहा था। लेकिन फिर भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या काला कंसर्न अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन अगर रिपीटेडली कहता है कि हम लोग ने सर्वे कंप्लीट किया, तो ऑन व्हाट बेसिस उन्होंने कंप्लीट किया वो भी मुद्दा उसमें आना चाहिए। क्योंकि अगर उधर ड्रोन ही नहीं जा रहा है, ड्रोन वर्किंग ही नहीं कर रहा है, तो सर्वे किस बेस पे कंप्लीट किया? वो जो लोगों के बीच में जो संभ्रम फैला है, क्योंकि जिनका लैंड जा रहा है उन लोग को वो बुलाते हैं टीम से और उनको बोलते हैं हाँ सर्वे कंप्लीट हुआ, इन्होंने जगह दी, इन्होंने ऐसा किया। तो उसके लिए भी लोगों के मन में संभ्रम होता है। तो उसके लिए अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप कुछ गाइडलाइंस दे सकते हैं तो प्लीज दीजिए। फिलहाल तो इतना ही। और दूसरी चीज, रिपोर्टर्स यहाँ पे बैठे, बहुत सारे रिपोर्टर्स अभी भी जनता के साथ में, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। और मैडम, रिपोर्टर्स के ऊपर इतना दबाव है कि अगर कोई रिपोर्टर्स ने हमारी न्यूज लगाने की कोशिश की तो उनके चैनल में उनको निकाल दिया जाता है। ये हमारे भाई साहब हमारे सामने हैं जो अभी शूटिंग कर रहे हैं, उनको TV9 के चैनल से निकाल दिया। जो हमारा आंदोलन था
जल समाधि का 5.5 घंटा हम लोग 105 लोग पानी के अंदर 5.5 घंटा खड़े रहे थे, तभी उन्होंने सुबह 6 से लेके दोपहर को 1 बजे तक वो लाइव दिखाया और उसके लिए उनको निकाला गया। तो इतना प्रेशर गवर्नमेंट कर रही है तो वो पॉइंट भी कहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। मैं आपको विनती करता हूँ। थैंक यू। लँड ॲक्विजिशन संबंधी ह्या रेल्वेचे मुद्दा जे मिलिंदनी उपस्थित केलं, सर्वांना माहिती आहे की जेव्हा मागच्या वर्षी नोटिफिकेशन निघाली होती जमीन संपादनाबद्दल, तेव्हा आपल्याला आपला हरकती आपलं दाखल करायचं होतं. फार कमी लोकांनी दाखल केले, पण जे 2 लोकांनी दाखल केलेले होते त्याच्या वतीने मी डेप्युटी कलेक्टरसमोर मी स्वतः उभा राहिलो आणि तिथे आम्ही आठवण केली होती. आणि हा मुद्दा जे रेल्वेचा मुद्दा तिथे सुद्धा उपस्थित करण्यात आलं, कारण 120 नाही 180 मीटर रेल्वेमध्ये 120 अधिक 60 म्हणजे 180 मीटरच्या मुद्दा उपस्थित केलं आणि लेखी स्वरूपात सुद्धा मी आर्ग्युमेंट सुद्धा मी दिलेले आहे. त्यांनी नजरअंदाज केलेले आहे. त्यांच्या जेव्हा आदेश निघालेला आहे ह्याच्याबद्दल एक शब्दसुद्धा त्यांच्या आदेशमध्ये त्यांनी टाकलेले नाही. बरं, पण आपला रेकॉर्डवर आहे ह्याच्याबद्दल. आणि ह्याशिवाय अधिक मुद्दे आहेत, जसं गायत्री मॅडमनी बोलले होते की वनहक्क कायद्याच्या जे आहे तवा गावाचा उल्लेख करतो की तिथे लोकांनी पट्टा मिळालेला आहे, परंतु त्या पट्ट्याच्या विरोधात त्यांनी अपील केलेलं आहे. त्याचा अर्थ आहे की प्रक्रिया आता पण पेंडिंग आहे, प्रक्रिया प्रलंबित आहे. आणि प्रक्रिया प्रलंबित असताना वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी पूर्ण झालेले नाही तरी, आणि हा मी लिखित स्वरूपात सुद्धा दिलेला आहे, परंतु सागर साहेबांनी त्याच्यावर नजरअंदाज केलेला आहे. एक शब्द पण नाही बोललं या संबंधी. ह्या प्रकारचे अनेक लहान मुद्दे आहेत. ग्रामसभेसंबंधी फार इंटरेस्टिंग ॲक्च्युली आहे की मिलिंदनी मुद्दा उपस्थित केलेले आहे की पेसा कायदा आणि गायत्री मॅडम हा संपूर्ण क्षेत्र पेसा कायदा 6-7 गावं आहे. बरोबर सुद्धा पेसा गाव आहे आणि हा पेसा गाव असल्यामुळे लँड ॲक्विजिशन संबंधी जमीन संपादनासाठी तेथे उल्लेख आहे की 2 ग्रामसभा असतात. एक ग्रामसभामध्ये बरोबर लोकांचा संमती असेल मग ठीक, लोकांचे म्हणजे हरकत असेल मग ते कलेक्टरकडे जाते प्रकरण आणि कलेक्टर परत पाठवतात लोकांकडे आणि मग तेव्हा लोकांनी परत नामंजूर केलं. मग कायद्याने जे माझं जे रिडिंग आहे कायद्याने कलेक्टर ते नाकारू शकतो, म्हणजे पुढे जाऊ शकतो असं आहे जमीन संपादनाबद्दल. माझं जे लोकांशी बोलणं झालेलं आहे मला असं समजलं की ह्या प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या आहे. मात्र जे आदेश जुलै महिन्यात जे सागर साहेबांनी काढलं त्या आदेशामध्ये त्यांनी तसं उल्लेख नाही केला. त्यांनी उल्लेख केलेला आहे की पहिली ग्रामसभा झाली, दुसरी ग्रामसभा आम्ही घेणार आहोत, ते भविष्यामध्ये आम्ही घेऊ असं त्यांनी उल्लेख केलेला आहे. म्हणजे तसंच असेल तर आहे की प्रक्रिया पूर्ण नाही झालेला आहे, मग तुम्ही आदेश कसं दिलं पाहिजे आदेश असा आपण मुद्दा उपस्थित करू शकतो, कारण त्यांनी असं दिलेलं आहे. परंतु आणि मग हे सर्व गायत्री मॅडम बरोबर चर्चा झालेली आहे की बरोबर हे आपण अपील करू का, आणि अपील कुठे करावं लागलं आपल्याला हायकोर्टात करावं लागलं. मध्ये कुठे नाही हायकोर्टात करावा लागणार की हा जे सागर साहेबांनी जे आदेश दिलेला आहे ते चुकीचं आहे, जे मुद्दे आपण उपस्थित केलेले आहेत त्याच्यावर नजरअंदाज केलेला आहे. बरं, त्याच्याने काहीशी स्टे येतील असं ती गोष्ट नाही, हे लक्षात ठेवा. बरं, त्याच्याने ह्या प्रक्रिया पूर्ण झालं नाही असं आपण सांगू शकतो. आपण स्टेसाठी आपण जाऊ शकतो हायकोर्टात, पण स्टे मिळणारच असं सांगता येणार नाही, परंतु आपण ते प्रयत्न करू शकतो. त्याच्यामध्ये कोण जाऊ शकतो, ज्यांनी अपील केलेले आहे आणि ते आपल्या फक्त 2 लोकांनी अपील केलेलं आहे, एक नारायण पाटलांनी आणि बरोडचे सरपंच आलेले आहेत का. बरं, बरोडचे सरपंचाची केस जी आहे आपला सागर साहेबांनी स्वतः आम्ही प्रत्येक तारखेला आम्ही उपस्थित राहायचं, प्रत्येक तारखेला, पण तरी त्यांनी आदेश न देता आणि मग आम्हाला समजलं आज फक्त एकच केस आहे, एकच केस, 2 केस
आणि त्याच्याबरोबर पण लेखी दिलेला आहे. 2 केसी आहे. एक बरोबर सरपंच केस आहे, नारायण पाटलांची केस आहे. पण त्यांनी त्याचं एक केस नाहीच असं त्यांनी आदेश दिले आहे. म्हणून अनेक लहान लहान मुद्दे आहेत, महत्वाचे मुद्दे आहेत जे अपील करण्यासारखं आहे असं मला स्वतःचे मत आहे. आणि विनायक सुतारे आणि गायत्री मॅडमच्या दोघांना मी विनंती करतो की आपण हे कसं आपण करू, आपण लवकरात लवकर आपण हे करू. हे पेसा संबंधी जरी मी हे बोललो जमीन संपादनाबद्दल, पण पेसामध्ये दुसरं एक तरतूद आहे आणि ते आहे की तुम्हाला तुमच्या नैसर्गिक संसाधनाचं व्यवस्थापन करण्यासंबंधी बरं ग्रामसभेचे परवानगी सुद्धा लागणार. ग्रामसभा सक्षम आहे. जर ग्रामसभा सक्षम आहे तर ग्रामसभेचं संमती लागते असा अर्थ आपण लावू शकतो आणि तो मुद्दा आपण कोर्टासमोर आपण मांडू शकतो. पण जमीन संपादनाबद्दल जे मी पहिला बोललो होतो की ग्रामसभेने दुसऱ्या मीटिंग मध्ये ठरलं आहे ना कलेक्टर ओव्हररूल करू शकतो, ते बरोबर आहे. पण हा एक दुसरा मुद्दा आहे की पेसाच्या क्षेत्रामध्ये नैसर्गिक संसाधनाबद्दल त्याचे व्यवस्थापन करण्यासंबंधी ग्रामसभा सक्षम आहे, त्याचा अर्थ आहे की ग्रामसभेची संमती लागते अशा प्रकारची मागणी आपण करू शकतो.